नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, संविधान की लड़ाई जो दिल्ली तक चल रही थी उसकी तपिश अब जम्मू कश्मीर में भी आ गई है। कांग्रेस भी एक यात्रा निकाल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी फैसला। कांग्रेस संविधान पद यात्रा निकाली है जो 18 जनवरी 2025 को निकाली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चला रही है जो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक रहेगा। संविधान खतरे में है, ऐसा कैसा माहौल पूरे समूचे भारत में बन गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। हमने देखा होगा कांग्रेस के सभी बड़े नेता हाथ में संविधान को लेकर के घूमते हैं और उसका असर भी लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ा। 99 सीट्स कांग्रेस को मिली और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये तुर्क का इक्का कांग्रेस को काम आ गया है, उसका तोड़ ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रिटायर्ड जज से जानना चाहेंगे, सुभाष गुप्ता जी से, कि आखिर इस लड़ाई के पीछे का राज क्या है। जैसे आप मुझे, सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। जी 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 नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सुभाष जी, सवाल ये है कि ये संविधान सियासतदानों में हाथ में क्यों संविधान को पकड़ लिया? मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है और बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से संविधान पद यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल आप कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल जो नया लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बना है माहौल? देखिए, जो आपने पहले ही कह दिया है, ये पॉलिटिकल नरेटिव्स होते हैं, ये मार्केटिंग होती है अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखने का। ये कन्फ्लिक्ट तैयार करेंगे पॉलिटिकल पार्टी और फिर उस पर चर्चा होगी, बात होगी, लोग अपने और अपना अपना पक्ष रखेंगे। कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारी सेक्रेड बुक है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कोई अपने ढंग से बात करेगा। कोई कह रहा है कि भाई इसका नाम भारत रख दो। भाई भारत तो है, हिस्ट्री हमारी कहती है, और जो आर्टिकल 1 उसमें लिखा द इंडिया भारत, वो प्रियम्बल में देखिए क्या है, प्रियम्बल में जो टर्म कहीं भी भारत नहीं है, लेकिन जो आगे संविधान पे आ जाओ, जब आर्टिकल 1 आता है उसमें लिखा है इंडिया द भारत। तो इट मीन देखिए क्या है, संविधान चाहे यात्रा निकालें, कुछ भी निकालें, अपने आप को हर एक आदमी कह रहा है आज कि हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए करें। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो संविधान पे नहीं चल रहे हैं। अगर आप इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए, जो कन्फ्लिक्ट तैयार करना, देखिए ये मैं बता दूं, हमारा जो संविधान के प्रियम्बल है उस पे आता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो रेगुलेट कौन करेगा? क्योंकि हम इलेक्टोरल, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें इलेक्शन होती है, हम रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो है, और रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं और अकॉर्डिंगली वो चर्चा करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में है चाहे पार्लियामेंट के बाद। तो लोग भी चर्चा करते हैं। तो ये जो अभी इलेक्शन भी आ रही है दिल्ली वाली, तो हो सकता है उस पे भी संविधान, कई लोग कहते हैं कि ये संविधान के अगेंस्ट हैं, तो कोई कहता है कि ये संविधान को अपने ढंग से करें, तो ये एक पॉलिटिकल वो है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं, कह दूं, पिछले दिनों आपको 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बन चुका है, जो आगे केशव नंद भारती की जजमेंट में कौन सा सेकुलर और दूसरा है सोशलिस्ट, ये दो ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट, और उसके बाद भी आ गया कि ये दो जो टर्म है, सेकुलर और जो सोशलिस्ट है, ये अदरवाइज इनहेरेंट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बनाया। क्योंकि सोशलिज्म की बात होती थी, जो नेहरूवियन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लैंड टू टिलर गया और हमारे जम्मू कश्मीर में गया, तो ये सोशलिस्ट करैक्टर इसका पहले भी था, क्योंकि हमने दोनों, हम अपनी इकोनॉमी को दोनों किस्म का रखा जी। और सोशलिज्म की बात की, रिजर्वेशन लाई,
देखिए ना ये सोशल। तो अभी लेकिन recent सुभाष जी जो सवाल सुप्रीम कोर्ट क्या, की आई है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी संविधान को हाथ में लेकर के ऐसे पब्लिक के बीच में जा रही है और डरा रही हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, उसको डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अब संविधान गौरव यात्रा निकालनी पड़ रही है। ये सच्चाई सदाकत क्या है? अमेंडमेंट की तो गुंजाइश रहती है संविधान में अमेंडमेंट, लेकिन पूरा चेंज कौन कर सकता नहीं है? अमेंडमेंट, हाँ जी देखिए अमेंडमेंट कोई भी आर्टिकल 365 है, 368 कॉन्स्टिट्यूशन में काफी अमेंडमेंट हुई है टाइम टू टाइम, वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सारा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं, हमारा समाज बदलता है, सोशियो और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो उसकी रेलेवेंस बदलती रहती है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि संविधान को अमेंड। लेकिन जो पीछे एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो टर्म है, इनको निकाला जाए, और इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा नो। एक प्ली ली जो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने कहा ये इमरजेंसी में 1975 के इन बिटवीन जो इमरजेंसी पीरियड था उसमें ये ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 44th अमेंडमेंट में वो भी लिया, और केशव नंदा में ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी संविधान को चेंज कर लेगा। हाँ, जो पिछले दिन जो एक पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक बात हुई, उस वक्त जो क्रीमी लेयर की बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट आई थी रिजर्वेशन रिलेटेड, उसमें बात आई थी, तो एक बात हुई थी कि भाई ये जो अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले अगर ये पूरे मेजॉरिटी में आगे 2/3 मेजॉरिटी 400 की जो बात की थी, जो उस वक्त ये पॉलिटिकल नैरेटिव 400 तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जो उस वक्त कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर 400 संविधान बदला जाएगा जी। तो इस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी है ही नहीं, और जो हमारे जो गवर्नमेंट है जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी की, वो दूसरी जो रीजनल पार्टी है उनके सपोर्ट पे चल रही है जी। जैसे ये बात जी, और पूछे जी। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में, धन्यवाद। रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी थे, और अब हम सीधे अपनी डिस्कशन पे चलते हैं। हमारे साथ साहिल शर्मा जुड़ चुके हैं। साहिल जी आपका स्वागत है। राकेश पंत जी हैं हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेता हैं, आपका स्वागत है। नीलोफर मसूद प्रवक्ता हैं एनसी के, उनका भी स्वागत है। और एस तारिक वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत है। शुरुआत साहिल से करते। साहिल, ये जो यात्रा आपने कहा पहले आप निकालेंगे, फिर कांग्रेस संविधान पद यात्रा निकाल रही है और भाजपा संविधान गौरव अभियान चला रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद विनोद जी आपका कि आपने आज जो है यहाँ बात रखने का जो है वो मौका दिया। संविधान ही मूल आत्मा है इस देश की, और जब जो है संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होगी तो जो है वो लोग भी रिएक्ट करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते जो है वो हम सब लोगों का फर्ज है कि हम सब लोग भी जो है उस पर कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्ट करें। इन्होंने आपकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि आपने कहा कि 400 पार के नारे वाले जो नारे चले और कहा कि संविधान बदलेंगे, और उसके बाद जो है 400 पार की बात करने वाले 240 पर आकर रुके। वो तो मुबारकबाद, मैं उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि मैं बहुत उस समय के चुनाव आयोग को भी जो है वो मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बड़े मीडिया जगत के एक हिस्से को भी बहुत जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि सबने बड़ी मेहनत करके भाजपा के साथ जो है वो कमर से कमर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है इनका साथ दिया, और इनको जो है वह 240 के आंकड़े तक ये पहुँचे। लेकिन अब इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ रही है, उसका कारण ये है कि अमित शाह जी ने सरेआम जो है वो संसद के पटल में खड़े होकर जिस कैजुअल ढंग से जो है बाबा साहब का नाम लेते हुए बाबा साहब का अपमान किया, उस वजह से जो है ये जो है माहौल जो है वो खड़ा हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए आरोप लगते हैं, और आरोप लगने के बाद जो है कभी जवाब देने के लिए अमित शाह जी खुद नहीं उतरे इतने सालों में। कई आरोप जो है वो लगते भी थे, लेकिन वो इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को जो वो जानते थे, और उनको जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है वह उतरना पड़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, बातों को जो है वो घुमाया जा रहा है। बातों को कौन घुमाता है, वो जो है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है।
जहां तक बात रही, और जो उन्होंने रिप्लाई दिया, विनोद जी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उन्होंने रिप्लाई जो दिया कि भाई रिप्लाई में उन्होंने ये जोड़ा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बाबा साहब का जो है वो अपमान किया है। अब ये अपमान देखिए आप कि बाबा साहब को संविधान सभा के सदस्य वो बने कांग्रेस की वजह से, लॉ मिनिस्टर बनाया गया उनको कांग्रेस पार्टी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया उनको कांग्रेस पार्टी ने। पहला चुनाव जब हुआ था 1952 का, मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान सभा में वो पूर्वी बंगाल से जो है वह चुन कर आए थे, और जब देश का पार्टीशन हुआ तो वो पूर्वी बंगाल जो था विनोद जी वह बांग्लादेश के हिस्से में चला गया जो उस समय पाकिस्तान था। हमने महाराष्ट्र के अंदर अपने एक सांसद का इस्तीफा दिलाकर जो है उनको जो है वह संविधान सभा में जो है लाने का काम किया और उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद एक बात और कि कहते हैं कि बाबा साहब ने जो है वह इस्तीफा दिया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि वो इस्तीफा उन्होंने किस मुद्दे के आधार पर दिया। बाबा साहब ने जो इस्तीफा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस पहली सरकार से, वो हिंदू कोड बिल के ऊपर जो है वो इस्तीफा दिया। और वो हालात क्यों बने, अगर विनोद जी आप उन हालात पर जाएं, हिंदू कोड बिल की बात हो रही थी, और जिस आरएसएस जो इनका पैतृक संगठन है इस भारतीय जनता पार्टी का, और उस समय वो ऑर्गेनाइजर में लिख रहा था कि इस भारत के संविधान में जो है वह कोई भी जो है वह भारतीयता नहीं है। कैसे एक दलित, कैसे एक शूद्र जाति का दलित जो है, जो आज लॉ मिनिस्टर है, वो भारत के रीति रिवाजों में पंडित नेहरू की मदद से जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। बाबा साहब के पुतले जलाए जा रहे थे, जिस रामलीला मैदान में जो है बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, वहां आरएसएस के लोग जो थे वो बाबा साहब का जो है वह पुतला जला रहे थे हिंदू कोड बिल लाने के ऊपर। और बाबा साहब ने उसी दबाव में आकर, क्योंकि वह चाहते थे कि पंडित नेहरू, मैं विनोद जी बात खत्म करूंगा, वह चाहते थे कि पंडित नेहरू जो है वह कड़ा स्टांस लेते हुए हिंदू कोड बिल को जो है वो पास कराने का जो है वो काम करें। और एक चीज और बताना चाहता हूं, जो पहला चुनाव हुआ 1952 का, इसी हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने पंडित नेहरू के सामने हिंदू महासभा के एक कैंडिडेट ब्रह्मचारी जी को जो है वो खड़ा किया, और पंडित नेहरू ने आजादी के बाद का जो पहला चुनाव था वो हिंदू कोड बिल के को जो है वो मुद्दा बनाकर लड़ा, जिसमें देश की महिलाओं को जो है वो अधिकार देने की बात थी। और उसी हिंदू कोड बिल को, लास्ट में खत्म करूंगा, उसी हिंदू कोड बिल को 4 पार्ट्स में जो है पंडित नेहरू की कांग्रेस पार्टी ने, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर था, हमने पास करने का काम किया। बाबा साहब के आदर्शों, बाबा साहब के असूलों पर चलने वाली कोई पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी, जो आज भी जो है उनके सिद्धांतों पर जो है वो चल रही है। जी रखिए जी, क्या रिप्लाई देंगे? एक तो इन्होंने कहा कि मीडिया की मदद से 242 तक पहुंचे हैं, 40 तक। वो इनका जो भी कहना है कि मीडिया की मदद से पहुंचे, या इस देश की जनता ने एक मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम 100 से ऊपर हैं, 240 हैं, इनको गिनती ज़रा आती नहीं है। इसी चैनल में और इसी स्टूडियोज़ में अभी ये कहा गया कि संविधान जो है वो भारत की मूल भावना है, उसी से देश चलेगा। पिछले 70 साल जब कांग्रेस सत्ता के पटल पर रही, इसी मूल भावना को नष्ट भ्रष्ट करने का, अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। इसी चैनल में अभी ये भी कहा गया कि कांग्रेस की मदद से बाबा साहब जो है उनको संविधान को रचने का कार्यभार सौंपा गया, हिंदू महासभा से उनको पता नहीं कहां से टिकट दिलवाया गया, कांग्रेस की मदद से। मेरे बीच में मत बोला करें, मैं पहले सुन लीजिए, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे सुन लीजिए, उंगली मत करिए अभी आप, पहले अभी आप नीचे करिए ना उंगली, अब आप नीचे करिए, मेरी बात सुनिए, ये कौन सा तरीका? ठीक है, आप रखिए, ठीक है, रुकिए ना, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए ना अभी आप, शांति रखिए, शांति रखिए अभी आप शांति रखिए ना, शांति रखिए, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, अभी शांति रखो, बोल रहे हैं ना, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, अभी शांति रखो, मैंने कहा शांति रखो भाई, शांति रखो, शांति रखो, ठीक है, शांति रखो अभी आप, अपनी बारी में शांति, मैं कह रहा हूँ शांति रखिए ना अभी आप, शांति रखिए अभी आप, राकेश जी आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात, साइड संविधान की, विनोद जी, संविधान की मूल भावना को अगर किसी ने तोड़ने का प्रयास किया, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो वो कांग्रेस ने किया। आप कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान आप सम्मान करते हैं, आपने भारत रत्न दिया, नेहरू जी ने भारत रत्न किसको दिया? नेहरू जी को दिया। इंदिरा जी ने भारत रत्न किसको दिया? इंदिरा जी को दिया। राजीव जी ने भारत रत्न किसको दिया? इंदिरा जी ने। इस देश के संविधान निर्माता और पिछले 70 साल, और उनको कब जाकर भारत रत्न मिल रहा है? 1990 में, जबकि होना यह चाहिए था कि देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद तुरंत उनको भारत रत्न दिया जाता, क्योंकि देश की जो कानून की किताब है जिससे यह देश चलता है, जिसको हम संविधान कहते हैं, उसके रचयिता और उसके जन्मदाता जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर।
फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान मूल भावना है, 106 के लगभग अमेंडमेंट्स हैं उसी संविधान में इन्होंने करी, उसी संविधान को तोड़ने का काम किया। और कहां पर संविधान जो है उसके माध्यम से कांग्रेस ने देश को चलाने का काम किया, चुनी हुई सरकारों को इसी कांग्रेस ने कम से कम 90 बार जो है वो गिराने का काम किया। ये संविधान की रक्षा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान गौरव अभियान चला रही है तो वो इसीलिए चला रही है कि बाबा साहब को जो उनका स्थान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और वो सम्मान आकर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और बाबा साहब के जितने भी जो तीर्थ स्थान है, जहां जहां उनकी चाहे वो जन्मभूमि रही, चाहे वो कर्मभूमि रही, उन सबको पंच तीर्थ के नाम से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक पंच तीर्थ की संज्ञा दी, उस नाम दिया, वो सब कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार एस तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक जी, आप देखिए संविधान पर सियासत हो रही है और संविधान मूल भावना है संचालन की, तो आप किस तरीके से इस सियासत को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? दर्शकों का और सभी मेहमानों का शुक्रिया जी। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। मैं बात करूं कि हर एक चीज का एक खुदखाल होता है, एक असमंजर होता है। आज 3 चीजें लड़ रहे हैं आपस में। एक तो सियासतदान है जिनमें बीजेपी और कांग्रेस है, एक हमारा आइन है। तो इस मुल्क में हमारी एक बदकिस्मती रही है, हमेशा सियासतदानों ने हमें या तो मजहब के नाम पे इशू इस्तेमाल किया या तो हमें कभी कभार आइन के नाम पे इस्तेमाल किया। तो सही बात है, जब कांग्रेस की हुकूमत रही है मुल्क में तो मैंने ज्यादा अपनी उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं सुना था, ज्यादा नहीं सुना था कि उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आजकल वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बीजेपी का जो हाल हम देखेंगे, उनका भी यही मामला है कि आइन के जो इस मालिक के बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे अब अभी संविधान गौरव अभियान निकालने की जो प्रयास कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो जब हम इस पे इहाता करते हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में या आइन के बारे में बहुत अगर है लेकिन बहुत कम है। लेकिन इसके पीछे जो शेड्यूल कास्ट की जो दर्जे फरिश्त जातों की जो बात आती है, क्योंकि जो एक सर्वे है, जो एक तादाद हमें मौसूल हो रही है मुल्क में, जो इस वक्त शेड्यूल कास्ट की जो आबादी का शुमार किया जाता है वो 16 से 17% किया जाता है, जो एक बड़ी एक संख्या होती है, जो बहुत सी रियासतों में फैसलाकुन वोट बैंक भी बन चुका है। तो अभी मुझे लगता है दोनों, उनकी इज्जत भी करता हूँ, उनकी सियासी जो उन्होंने अच्छे काम किए आवाम के लिए, दोनों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने या किसी भी तंजीम ने, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन जो मुझे दिखता है ये सब, जो आम लोगों को दिखता है, जिसमें हम शामिल है, तो हमें यही दिखता है कि अभी ये वोट की सियासत चल रही है। ये जो चाहे संविधान गौरव अभियान हो या अवामी आगाही मुहिम कांग्रेस की हो, ये सब अभी एक खास तबके को अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समर्थन चाहते हैं। तो इस समर्थन की वजह यही है कि पॉलिटिक्स है, अभी ना आइन को खतरा है, ना बाबा साहब अम्बेडकर को कोई खतरा है। तो ऐसे में मेरी यही गुजारिश रहेगी सियासतदानों से कि हम ये जो आइन है ये सिर्फ आवाम के लिए बनता है, मुल्क की सालमियत के लिए बनता है, मुल्क की बाकी जो बीच बीच में इस्तेमाल होती है उसकी इकोनॉमी को देख के या उसके जो करंट इश्यूज को देख के, तो इसी पे रही। जी, नीलोफर मसूद से जानना चाहूंगा। नीलोफर जी, आप इसको कैसे देखते हैं, जो इस वक्त पूरे देश में एक संविधान को लेकर के चर्चा बनी हुई है, यानी संविधान पर सियासत निरंतर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आप जानते हैं कुछ सालों से जो सियासत हमारे देश में चल रही है, उसमें कम्युनलिज्म, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना, और दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं वो अपने आप को इस माहौल में महफूज नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं खुसूसन किसी भी स्टेट में, तो वहां पर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है। उस कार्ड को देखकर ही आप जानते होंगे कि किस तरीके से दंगे आपसी हो जाते हैं उन इलाकों में। तो ये जो एक माहौल बनाया गया है,
आफ्टर इवन इन दीज 10 years मुझे लगता है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेमोक्रेसी लेते हैं या हम सेक्युलरिज्म लेते हैं, रूल ऑफ लॉ लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, उसमें हम फेडरलिज्म लेते हैं या हम उसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस लेते हैं, ये 6 जो चीजें पिलर्स है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को जो बनाता है, जो आइन को बनाता है, वो सब खतरे में महसूस होता है, एक आम शहरी को भी और वो जो माइनॉरिटी में है। मुझे लगता है सबसे बड़ा एक एहसान हमारे लोगों पर, हमारे देश पर ये होता कि वाकई तौर पर जो आइन बनाया गया है हमारे लिए, क्योंकि जो आइन होता है ये एक रोड मैप होता है कि कंट्री को किस हिसाब से चलना है, कैसे हमारे मुल्क को तरक्की करनी है और किस दिशा में चलना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बानी बने हुए हैं इस आइन के, आप अगर इन 10 सालों की हिस्ट्री देखेंगे, उस हिस्ट्री में आप देख लीजिए जहां पर भी मजहब की बात आती है, कंट्रोवर्सी अगर है तो वो सेंटर की तरफ से कोई ना कोई उनका मिनिस्टर, कोई ना कोई उनका कैबिनेट मिनिस्टर, कोई ऐसा बयान जहां पर एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाती है, जहां पर माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने आप को महफूज नहीं पाते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है एक इनर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, जहां पर एक क्लियर कट डायरेक्शन हो कि भाई नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर डाइवर्स लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं, एक उस गुंचे को बनाकर एक गुलदस्ता जो पेश करते हैं जो हमारा भारत है, उसकी संविधान को देखते हुए, उसके सेक्युलर कैरेक्टर को देखते हुए, उसके सोशलिस्ट कैरेक्टर को देखते हुए हम पर एक इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी की जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस लिहाज से, जिन हालातों में, जिन सर्कमस्टेंसेस में इस आइन को बनाया गया, इनेक्ट किया गया, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली जितने भी कंट्रीज थी उनके आइनों को चेक करके, तो जो थिंक टैंकर्स थे कुछ ना कुछ सोचकर ही उन्होंने ये आइन हमारे लिए बनाया ताकि हम इस दिशा में चलें जी। और अनफॉर्चुनेटली जब हम आज वो देखते, वो हार्मनी कहीं नाम ही नहीं है, जहां पर आप देखेंगे कहीं मजहब के नाम पर, कहीं कम्युनिज्म के नाम पर, कहीं माइनॉरिटी के नाम पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज खड़ा हो जाती हैं। तो वो लोग जो चाहते हैं कि इस आइन का समर्थन करें, उन पर पहले जिम्मेदारी आयद होती है, क्या वो वाकई सही मानों में वो चीज दर्शाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो हमारा आइन कहता है। अब आप इसकी एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में ले लीजिए। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में आपने खुद देखा किस तरीके से डेमोक्रेसी की जो है धज्जियां उड़ाई गई, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सरेराह 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली एक जो डेवलप्ड एक स्टेट थी, रियासत थी, इसको यूटी बना लिया गया। तो संविधान क्या वहां पर नहीं था? क्या संविधान ने आपको प्रोविजन नहीं दिए थे? तब जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आज उसी के लिए आप खड़े हो जाते हैं, हम उसके सिपाही हैं। पहले आप दिखाइए आप वाकई तौर पर सिपाही है इस कॉन्स्टिट्यूशन के। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे रिलीजन में अपनी अपनी मुकद्दस किताबें होती है, हम लेकिन ये कहते हैं कि जो देश है किसी मुकद्दस किताब से नहीं चलता है बल्कि इस आइन की किताब से चलता है। क्या वाकई तौर पर चलिए नीलोफर जी आपका जवाब लेते हैं, आपका नीलोफर जी आपका जवाब लेते हैं राकेश पंडित से, फिर साहिल जी के पास पहुंचता है। जी राकेश जी। अभी नीलोफर ने ये कहा कि कोई ना कोई केंद्र से कभी ना कोई मंत्री कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे पोलराइजेशन होती है, जिससे माइनॉरिटी जो है कम्युनिटी उसको यहाँ पर। पहले नीलोफर ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कौन है? कश्मीरी पंडित क्या माइनॉरिटी नहीं? यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में नहीं, मेजॉरिटी में यहाँ पर कौन है? और माइनॉरिटी जो है वो 1989 में आपने भगा दिया उसको, तब संविधान नहीं था यहाँ पर। और उसके बाद दूसरी बात यहाँ आ जाती है नीलोफर, 1 मिनट मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं, फिर आपने कहा कि ये संविधान से चलेगा, फिर आपने कहा फिर आपने ये कहा कि संविधान से ये देश चलेगा। उसी बाबा साहब के संविधान को जिसको लोग आजकल जेब में डालकर घूमते हैं, और वही संविधान जो है वो आपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। और वो संविधान लागू हुआ 2 अगस्त 19 के बाद यहाँ पर लागू हुआ। महिलाओं के अधिकार जो है वो संविधान को लागू होने के बाद मिले, वाल्मीकि समाज को यहाँ पर लागू होने के बाद मिले, वो जब 370 गई उसके बाद संविधान लागू हुआ तब मिले जाकर। आप संविधान की बात कर रही हैं
आजकल उस फैशन वोट बन की गया सियासत में संविधान आप को लागू पकड़कर करिए। संविधान अगर को आप जेब में डालकर कॉन्स्टिट्यूशन में करना, यकीन क्योंकि रखते कुछ हैं लोग जो है कि वो आपने जम्मू 1947 कश्मीर के को बाद यूटी सिर्फ बना संविधान दिया को है। अपनी कौन सा बपोती संविधान समझते आपको हैं, सिर्फ कहता जेब है में डालकर एक चलते थे। रियासत इस जो देश को डेवलप्ड चलाने का रियासत है, अगर आप उसको संविधान के यूटी बना दीजिए। अनुरूप चलाने का क्यों अगर आप किसी ने स्टेट को काम किया तो रिस्टोर वो नहीं कर भारतीय रहे जनता हैं? पार्टी ने किया, क्यों आप प्रधानमंत्री स्टेट को नरेंद्र भाई रिस्टोर मोदी नहीं ने कर किया। रहे हैं? आपने क्या आप लागू ही नहीं होने धज्जियां दिया नहीं यहाँ उड़ा रहे हैं पर, उस कानून उसकी बात करिए ना यहाँ पर। आइन की आप धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? कौन उड़ा रहा है मुझे एक धज्जियां? सेक्शन बता दीजिए आप उड़ा रही हैं कि एक धज्जियां। जगह- आपने अभी अरे कहा मुझे डेमोक्रेसी को एक खतरा रहे हो, बता अभी दीजिए, आप 62 जहां सीटें पर जीत कर आप आई हैं, डेमोक्रेसी को जहां खतरा हो गया? रियासत को क्या यूटी बात कर रही हैं आप? बनाएंगे। हमारी रियासत तो सब कितने ही देशों से, जहां पर गुजरात आप डेवलप्ड स्टेट कहते हैं, उससे बेहतर कर रही थी, उससे बेहतर कर रही थी। तो आपने वो चीजें देखी नहीं। तो हम यही मानते हैं, यही जानते हैं और यही समझते हैं कि जब तक संविधान की इज्जत सही दिल से नहीं होगी, अपने दिल से नहीं होगी, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी भी वही होनी चाहिए। चलिए कथनी भी चलिए वही होनी चलिए साहिल जी, देखिए, साहिल जी, पहला जो संविधान में संशोधन हुआ था वो 18 जून 1951 में हुआ था, और पहला ही जो आपने संविधान में संशोधन किया, अभिव्यक्ति की आजादी को कलटेल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस बात पे भी आऊंगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा जो है आपने सवाल किया मैंने, लेकिन उससे पहले मैं हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने राकेश जी पंत हैं, आपके मित्र हैं, आप खुद ऐसे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे हाँ, बड़े भाई हैं, हम हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बड़े हाँ, वरिष्ठ ऐसे- जो है, ऐसे बड़े डिबेट- वरिष्ठ जो है डिबेट व्यक्ति हैं। ऐसे होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं और व्यक्ति भी हैं। विनोद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सिद्धांत पे काम करती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, और तब तक वो झूठ बोलते रहो जब तक वो झूठ जो है वो सच साबित ना हो जाए। अब मैं उसके एग्जांपल आपको जो है वो देना चाहता हूं। इन्होंने एनसी की प्रवक्ता को कहा कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लेकिन साथ में इन्होंने ये नहीं जोड़ा कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से जो है भगाया जा रहा था, उन्हें निकाला जा रहा था, तो केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो है वीपी सिंह सरकार चला रहे थे। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद का जो सेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आज भी वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का डॉक्यूमेंट है कि जब संसद के पटल में डिबेट हो रही थी तो दो लोग पंत साहब की पार्टी से, मदन लाल खुराना जी, आदरणीय मदन लाल जो है खुराना जी जो थे वो डिबेट का हिस्सा थे, और जसवंत सिंह जी जो थे वो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। और दूसरी तरफ से जो है मोहम्मद शफी उड़ी और सैफुद्दीन सोज साहब जो थे वह डिबेट में जो है वो हिस्सा ले रहे थे। शफी उड़ी साहब उठ के कहते हैं कि भाई वहां पर जो है आर्मी को भेजिए, वहां जो है हालात खराब हो रहे हैं। तो सामने से जसवंत सिंह जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आर्मी जो है वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए नहीं होती, वह देश की सरहदों की सुरक्षा करती है। सामने से सैफुद्दीन सोज साहब खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि जो गवर्नर भेजा हुआ है जगमोहन, वो वहां पर उत्पात मचा रहा है, वह लोगों को बांटने का काम कर रहा है। तो सामने से मदन लाल खुराना जी, बहुत बड़े वरिष्ठ व्यक्ति थे, बाद में जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वह खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जब जगमोहन को आपकी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भेजा था, तब वह ठीक था, आज वो गलत कैसे हो गया। तो इस तरह से इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इतिहास में जो है वह कई बातें जो है वो सामने निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल आज कश्मीरी पंडित इशू नहीं है, आज जो इशू है बाबा साहब अंबेडकर का जो है कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ संविधान, जिस कांग्रेस पार्टी की पहली कैबिनेट में जो थे वह बाबा साहब जो थे वह लॉ मिनिस्टर थे। मैं सिलसिलेवार, देखिए बड़े आपकी जो डिबेट है विनोद जी, मैं सब देखते, तो आपने सही कहा कि आपकी डिबेट से जो है वो कोई एक अच्छी चीज निकल कर जानी चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस की सोच क्या कहती है। बीजेपी आरएसएस की सोच जो सही मायने में जो सोच है वो गोलवलकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट, वो वहां से जो है वो प्रेरणा लेते हैं। और ये जो सोच है ये दलित विरोधी सोच है, ये जो सोच है ये माइनॉरिटी विरोधी सोच है, ये ओबीसी विरोधी सोच है। और सबसे बड़ी बात, जब ये सारे मिलकर हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, इनके फोर फादर्स जब हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, उस पर जो है हमारे पंत साहब जो है वो नहीं जाएंगे। तो ये सोच जो थी हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है ये उसके खिलाफ जो खड़े हुए थे। और सिलसिलेवार में आपको बताना चाहता हूं कि 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अंबेडकर के पुतले जलाए, क्योंकि कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने जो है वो हिंदू कोड बिल जो है वो पेश किया, जो हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार देता था, जो हिंदू महिलाओं को अपने पैतृक जो उनकी संपत्ति है उसमें अधिकार देता था। तो मैं आपके विनोद जी के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो महिला विरोधी लोग जो थे, जो ये दलित विरोधी लोग थे, ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि देश का कानून मंत्री जो है वो कैसे एक दलित है। 11 जनवरी 1950 को ऑर्गेनाइजर, इनका एक चमचमाता हुआ जो है वो मुखपत्र है, वह जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो तुलना है वो लिलीपुट से जो है करता है। 1966 में इनके आरएसएस के दूसरे विनोद जी जो है वो सर संचालक आते हैं, एमएस गोलवलकर साहब। वो क्या कहते हैं कि हमारी संविधान भी पश्चिमी देशों के संविधानों की तरह एक बोझिल संयोजन मात्र है, इसमें कुछ भी जो है वो नया नहीं है। और मैं आपको एक लेटेस्ट बताता हूं, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लास्ट में बात खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री की एक सवाल छोटा सा, हिंदू कोड बिल की बात की, उसमें तलाक का अधिकार था हिंदू महिलाओं को, आपने कहा
आप शाहबानो को कैसे मैं बताता हूं मैं शाहबानो कैसे भूल जाए? मैं उस पे आता हूं ना। तो प्रधानमंत्री जी की 2023, ज्यादा पीछे ना जाता हुआ, आज के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मेरे भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, वे अपनी किताब में एक आर्टिकल में लिखते हैं कि संविधान में महज कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, हमें खुद को एक नया संविधान देना होगा, देश को एक नए संविधान की जरूरत है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के जो है सदस्य हैं। और उसके बाद अगर आप 2024 का पूरा चुनाव देखें, क्या भूल गए कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने क्या कहा? क्या भूल गए कि कर्नाटका के सांसदों ने जो है स्मार्टली सवाल को विनोद जी, मैं आरिफ मोहम्मद खान पे आ रहा हूं। क्या आप भूल गए कि राजस्थान की वो जो ज्योति मिर्जा थी वो किस तरह संविधान को बदलने की बात कर रही थी? क्या आप भूल गए? विनोद जी आप नहीं भूलते, मैं मानता हूं, क्योंकि जो एक जो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट होता है वह कभी चीजों को जो है वो नहीं भूलता है। तो एक खतरा, एक जो डर जो है वो इस देश के जो 80% मूल निवासी हैं। तारिक साहब के पास विनोद जी मैं खत्म तो कर दूं आपका सवाल पे, तो जो मैं अभी जो है वो आया नहीं हूं, ये तो मैं अभी रूपरेखा जो है वो तैयार कर रहा था। तो इसलिए मैं जो कहता हूं कि आज जो हीट महसूस हो रही है लोगों को, लेकिन हम एक चीज जो है वो कह देना चाहते हैं। आपने जो है वह जिक्र किया कि जो पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जिस पहले संशोधन की बात की वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स संविधान में जब जो डाले गए, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जो है वो संविधान में जो है इंसर्ट करने का काम किया था। आप किसी को जो है कानून को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी को कानून को जो है हाथ में लेने की जो है वो इजाजत नहीं दे सकते। कोई भी कानून हो, इनके समय में भी जो है वो संविधान में संशोधन हुए, हमारे समय में भी हुए हैं। लेकिन अगर हमने संशोधन किए हैं तो देश की जनता के हितों को जो है वो ध्यान में रखते हुए किए हैं। अगर किसी तरह से भी जो है ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, मौके पर जो है हमको मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहिल जी धन्यवाद। बाकी वालों जी अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, बताइए। तारिक जी मैं ये पूछ रहा था कि हालांकि आज तो मुद्दा संविधान को लेकर के है, लेकिन बात कश्मीरियों के फ्लाइंग की हुई, कश्मीर के हालात पे हुई। क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि कश्मीर के हालात के लिए एनसी और कांग्रेस दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं? कहा जाता है 1987 की रिगिंग भी उसमें है, 84 की टॉपलिंग भी। नहीं मैं आपको बात, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। यूज कीजिए, हिंदुस्तान के ऊपर जो है बड़ा काला हमला हो जाता है। तारिक साहब जी साहिल साहब, मेरे साहिल साहब प्लीज। जी मैं इस बात को खुलासा क्या करूं, इस पे पूरा कश्मीर में नहीं पूरे मुल्क में किताबें लिखी गई है, पूरे बड़े डिबेट हो गए, इंटरनेशनल लेवल के तक के भी डिबेट हो गए। हम सब जिम्मेवार, बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल है, कांग्रेस पीडीपी है और हम लोग भी है, हम सब एक जिम्मेवार है। अगर कहीं पे कुछ होता है, जिस दिन ये जज्बा हमें एहसास कर दे कि हम सब जिम्मेवार हैं, तो कोई नई बात, कोई नई दिशा आती है। हम सब जो भी हो गया वो हो गया है। अब जो आज की देखना है कि रात गई तो बात गई, लेकिन आज की देखना है कि कश्मीर में इस सियासत का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अभी जो कश्मीरियों का एक मामला है वो है एक जो दीदी नहीं बोलते हैं कि 10 साल की जो बड़ी मुश्किलात के बाद जो स्टेट पूरा हमसे छीन लिया गया था, उसके रेस्टोरेशन के लिए मुझे लगता है एस तारिक से हमारा संपर्क कट गया है। नीलोफर जी से जानना चाहता हूं। नीलोफर जी, इस सियासत जी तारिक साहब आवाज आ रही है? जी 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 नीलोफर जी, इस पर सियासत कैसे बंद हो सकती है? संविधान पर ये लगातार सियासत 2024 के लोकसभा चुनावों से ये सियासत चलती आ रही है। देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर दिल से आप रिस्पेक्ट इस संविधान की करते हैं तो संविधान पर चलना बहुत जरूरी है। तो संविधान में खुद से दर्शाया गया है, चाहे स्क्यूलर कैरेक्टर है हमारा, चाहे हमारा ब्रदरहुड है वहां पर, चाहे हमारा डेमोक्रेसी को अपकीप करने के लिए दिशाएं जो दर्शाई गई है, उन पर चलना बहुत जरूरी है। जब तक कि वो लोग जो इसके प्रोटेक्टर्स समझते हैं कि हमें एक अभियान स्टार्ट करना है, 26 जनवरी तक हमें वो खत्म करना है, तो जरूरी है 26 जनवरी को जब हमारा संविधान आ जाता है उसकी हम रिस्पेक्ट किस तरीके से करें। क्या वाकई हम दिल से तैयार है उस चीज के लिए? क्या हम ये जानने के लिए, जहां हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई फर्क नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि ये हमारे देश का वासी है, इस देश की वासी की हमें पहले रेस्पेक्ट करनी है,
फिर जाकर हमें ये रिलीजन किसका है, ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। वो जो हवाएं बनी हुई है बहुत ही डेंजरस हमारी कंट्री के लिए है, हमारे देश के लिए। हमें जरूरी है कि इन हवाओं को रोकना है। और वही लोग जो इस साजिश में शामिल है, जब तक वो नहीं समझेंगे इस बात को, मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, चाहे हम छोटी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे नेशनल लेवल पर कांग्रेस है, चाहे दूसरे पार्टीज है, वो भी कोशिश करते हैं इसी संविधान को लेकर हम आगे चले। लेकिन वक्तन फौक्तन जो बयान आ जाते हैं जहां पर हम सीधे कटाक्ष जो है अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन पर करते हैं, वो गलत बात है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और डेटरेंस के लिए, डेटरेंस के खातिर कहीं ना कहीं आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल उनके खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाना है ताकि सच में वाकई में ये लगे कि वाकई में वो लोग जो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, सही मानों में वो दिल से भी इसकी चीज की इज्जत करते हैं और वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चलिए तारिक जी संपर्क कट गया था, लिए बनाया गया था उसको दर्शाया भी जाता है। तारिक जी आपसे हमारा संपर्क कट गया था, आप ये कह रहे थे कि हम सब रिस्पॉन्सिबल है मौजूदा हालात के लिए जो जी हर एक का कंट्रीब्यूशन भी है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो मुल्क को चला रहे हैं, सबों का कंट्रीब्यूशन है, सबों की गलतियां भी है, सबों की एक एक गलतियां से हम कई बार बहुत सारी चीजें खो बैठी है। तो कश्मीर से लेके जो आपको पूरी दुनिया को पता है कि किसी की गलती ने उम्र पर हमें सजा दी है और किसी कंट्रीब्यूशन ने हमें थोड़ा सा बचाया है, ये सब है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को इग्नोर नहीं करेंगे, उन्होंने भी बड़ी सख्तियां यहाँ, सही है, बड़ी सख्तियां से फिर उनका संपर्क टूट गया है। राकेश पंडित से जानना चाहेंगे क्योंकि नीलोफर मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि आपके कुछ नेता ऐसे फिरका परस्ती के बयान देते हैं जिससे माहौल खराब हो रहा है। लो जी, संविधान की मूल भावना की यहाँ पर बात हो रही है। आप देखें कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल जो है वो क्या कुकृत्य इस संविधान के साथ किया और किस तरह से उसको भंग करने का प्रयास किया। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आते हैं 1991 में, उसके बाद आपका वक्फ बोर्ड आ जाता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बोला जाता है कि जो यथास्थिति है 1947 की वो कायम रहेगी। उसके बाद आप वक्फ बोर्ड ले आते हैं और वक्फ बोर्ड में क्या कहते हैं कि 200 साल 300 साल से पुरानी चीजें जो है, आज में जो चीजें थी वो जमीनें जो है, यहां तक कि जो कुंभ की जिस पर महाकुंभ अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वहां पर उसके ऊपर भी आप अपना दावा ठोकने का प्रयास करते हैं। ये हालात हैं यहां। और उसके बाद आप देखिए, मैं सिर्फ 10 बिंदु की बात करूंगा। पहला आ गया मदरसा बोर्ड, दूसरा आ गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तीसरा आ गया 4 बीबी रखना, चौथा आ गया महरम, पांचवा आ गया ट्रिपल तलाक, छठवां आ गया हलाला, उसके बाद मेंटेनेंस मुस्लिम महिलाओं को नहीं देना, ये 7वां हज सब्सिडी हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, और 10वां आ गया बालिका वधू, जो बालिकाओं से शादी। ये कांग्रेस की देन है इस देश के लिए। यहां बाबा साहब के मूल संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने की जब हम बात करते हैं तो यह होता है। आप मुझे बताइए। और आखिर में अगर मैं चला जाऊं तो कर्नाटक में देख लीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण कहां बाबा साहब ने लिखा था। तो हम संविधान गौरव अभियान जो चल रहा है उसी के अंतर्गत लोगों को यह बताना चाहते हैं कि किस तरह बाबा साहब के संविधान को इन लोगों ने पार्शली शरिया में तब्दील करने का प्रयास किया। यह कांग्रेस की देन है इस देश को। इस पर बात करिए, इस पर बात करिए, इस पर बात करिए, पंच साहब, इस पर बात करिए। हमारे बड़े भाई ने जो है बड़ा मैंने कहा ओजस्वी सा जो है वो भाषण दिया। भाषण आप दे रहे हैं, कब से मैं सुन रहा था आप दे रहे हैं मेरे भाई भाषण। मैंने तो अगर कोई चीज को डिनाई करिए, आपने अपने छोटे भाई को पहले कहा सुनिए, कोई चीज को डिनाई करो। मैं डिनाई करता हूँ ना, कोई डिनाई करो, मैं डिनाई करता हूँ। मैं अभी उसी पे आऊंगा, आप चिंता क्यों करते हैं। अभी डिबेट चल रही, डिबेट खत्म थोड़ी हुई है पंच साहब। देखिए बात ऐसी है, इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, उसके बाद कहा कि वक्फ बोर्ड जो है ये ले आए। जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मैं आप समझे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझे नहीं। मैंने ये कहा, आप सुनिए, पहले सुनिए। आपको मुझे लगता है आप इसको गलत इंटरप्रेट कर गए। अब आप जब आप बोल रहे थे, लेकिन अब मैं सुनूंगा बिल्कुल। आप जो है अपनी बारी में जो है बोलिएगा, अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छा आपकी बात को कोट करते हुए सुनिए क्या कह रहा हूँ। आपकी बात का जवाब तो मोहन भागवत जी ने दिया। आपने जो ये पूरी रामकथा यहाँ पढ़ी, जो पढ़ने का काम किया, सुनिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि मोहन भागवत जी, डॉक्टर जो है सर संचालक जी हैं, आदरणीय जो है वो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अभी पिछले दिनों जो है वो एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कई लोगों को ना अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता घोषित करने की जो है वो होड़ मची
पड़ी हुई है। हर मस्जिद के नीचे जाकर जो है वह शिवलिंगों को जो ढूंढा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजनीति जो है वो करने के लिए। अब जब डॉक्टर ये देखिए, अब डॉक्टर मोहन भागवत और हम कभी मिले या आप जब वो मीडिया के लोग उनसे मिले तो आप उनसे जरूर ये पूछें कि ये उनका जो ये निशाना था वो जो है वो किस तरफ था। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो उसके बाद इन्होंने कहा, उसके बाद ले आए 1964 में जो है वक्फ बोर्ड की जो है वो स्थापना हुई है। आज जो आपने बाबा साहब अब अपनी बारी में प्लीज मैं बिल्कुल बोलूंगा, आप जो है आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है अपनी बारी में जो है अपनी बारी में बोलूंगा। जो आज की जो डिबेट है वो बाबा साहब के संविधान के ऊपर जो डिबेट है, संविधान पे रहिए फिर, जिसकी आप जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, हम थोड़ी ना। एक जो है मैं बता देता हूं कि क्या है, एक दशानन के रूप में जो है विनोद जी मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक दशानन के रूप में इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है। उस दशानन के 10 सर थे, इनके भी 10 सर हैं, चाहे उसमें एक आरएसएस हो, एक बीजेपी हो या इनके जो बाकी जो वो संगठन है, लेकिन उसके पैर 2 हैं। विनोद जी अगर मैं आपको बताऊं कि उसके पैर 2 हैं, उसके 2 पैर हैं हिंदू और मुस्लिम, उसके अलावा उसकी कोई जो है वो जड़ें ज्यादा नहीं है। इनकी राजनीति जो है वो वहीं से शुरू होती है और वहीं पर जो है खत्म होती है। अपने आप को अब पंत साहब जो यहां जो कह रहे हैं, हो सकता है इसको जो है वो कहीं वो जाकर वो दिखाए, लेकिन मोहन भागवत जी की बात को जो है मैं जरूर पंत साहब से कहना चाहूंगा कि वो उस बात को जो है वो ना बोलें। देखिए विनोद जी, जो आपका जो आज का टॉपिक है, जब हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो हम किस तरह से कहते हैं कि विनोद जी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ का इलेक्शन, कि चंडीगढ़ के इलेक्शन में जिस आदमी को आपने रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर पंत साहब की पार्टी ने जो वहां बिठा दिया और उसके बाद वो जो सारा काला कांड हुआ और पूरे देश की जनता ने देखा कि सिर्फ एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए आप जो है आपकी गंदी राजनीति किस स्तर तक जा सकती है। और आज पता है वो शख्स कहां है? विनोद जी आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आज उसको नॉमिनेट किया कॉर्पोरेशन में जो है भारतीय जनता पार्टी ने, आज वो भारतीय जनता पार्टी का वहां कॉर्पोरेटर है जी। उसके बाद आप मुझे बताइए कि जब आपने इलेक्शन कमीशन को चुनने की जो प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उस प्रक्रिया से आपने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करके अपने मंत्री को डाला काम किया इलेक्शन से 2 महीने पहले। क्या वह संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो है वो काम नहीं था? इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई सरकारें जो है वो गिरा दी, ये कर दी। अरे आपने तो अगर आप अभी का जो है पिछले 10 साल का कार्यकाल जो है वो देखें, कितनी सरकारों को जो है आपने गिराने का जो है पंत साहब जो है काम किया। क्या महाराष्ट्र को लोगों ने नहीं देखा? क्या उत्तराखंड को जो है वह लोगों ने नहीं देखा? क्या मध्य प्रदेश में आपने जो दिन दहाड़े सरकार गिराने का काम किया, क्या वह लोगों ने देखा? मेरी बात सुनिए विनोद जी, हमारे जमाने में, अगर हमारे जमाने में 1992 के बाद जो है वह मध्य प्रदेश की और राजस्थान की और सरकारें गिरी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थे, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आपने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि हम जिस बात की रक्षा करेंगे आप नहीं कर पाए। उसी का 356 कांग्रेस ने जब भी जाकर इस तरह की जो भी स्थिति उपजी, गवर्नर जो है एक रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पंत साहब तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है कि गवर्नर जो है गवर्नर एक रिपोर्ट जो है, विनोद जी मेरी बात तो मेरी बात तो करने दीजिए यार। विनोद जी देखिए, गवर्नर क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। गवर्नर 356 का इस्तेमाल करते हुए उस एप्लीकेशन को जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति अगर देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उस स्टेट के अंदर फेल हो रही है तो राष्ट्रपति जो है वह संविधान को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है। अरे आपने तो पैसे, धन, बल और का जो है जनतंत्र का अपमान करने का जो काम किया है। बाबा साहब के संविधान की अगर सबसे ज्यादा धज्जियां कोई उड़ाता है तो उस पार्टी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उस पार्टी के नेता का जो है वो नाम है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और जिस तरह से अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया है, जिस तरह से उन्होंने उनको जो है एक बिल्कुल कैजुअल ढंग से उनको किया है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता जो है उनको मुंह तोड़ जो है वो जवाब देगी। बाकी गेस्ट विनोद जी मैं बात तो खत्म कर लूं ना अपनी, अगर बात खत्म नहीं होगी तो सारा। विनोद जी मुझे एक बात बताइए, आपने मुझसे कोई सवाल किया और आपके माध्यम से उस सवाल का जवाब जो है अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो क्या बात रहेगी? चलिए आप जी मैं एक सेकंड विनोद नीलोफर जी का जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं आप ही ना उनके प्रवक्ता बनिए, प्रवक्ता नहीं बनिए ऐसे में फरोग आपने, क्योंकि विनोद जी ने क्या किया कि विनोद जी ने नीलोफर जी का जो है नाम, चलिए जी मैं अभी बात कर रहे थे साहिल के अपना वक्फ बोर्ड का बाय और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। मैंने ये कहा कि आपने इसको गलत इंटरप्रेट कर गए। मैंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब आया तो आपने कहा कि जो यथास्थिति है 1947 के बाद पहले की उसको कायम रखा जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप उस बात पर कायम हैं तो फिर
ये जो आपका वक्फ बोर्ड है इसको बीच में क्या क्यों लेकर आते हैं कि आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है उसके ऊपर सिर्फ इसलिए दावा ठोक देते हैं कि वो 300 साल पहले जो है वो बिल्डिंग किसी की थी। उसके बाद आप तिरुचनापल्ली में मंदिर है उसके ऊपर आप दे देते हैं, आप उसके ऊपर दावा ठोक देते हैं कि वो जो मंदिर है वो किसी महाराजा ने, किसी नवाब ने उस समय जो जमीन जो है वो दान पे दी हुई थी। या तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे रहिए और यहां आप रहिए वक्फ बोर्ड पे। अगर आप इस पर रहते हैं तो अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ के लोग जो है वो अपनी खोई हुई चीजें, खोए हुए मंदिर जो है वो ढूंढना चाहते हैं तो इसमें क्या गलत है? और आप कहते हैं कि मंदिर के नीचे मस्जिदें ढूंढी जा रही है, तो मस्जिद के नीचे मंदिर कहां से ढूंढे? रेडिकलाइजेशन की कोई जगह ढूंढने का प्रयास ही आप मोहन भागवत जी की सुनिए, वो आपको जवाब मोहन भागवत जी दे रहे हैं। मोहन भागवत जी, वो जवाब तो मोहन भागवत जी ने दिया ना, ऐसे ही होता है। मोहन भागवत जी क्यों सुनिए, आपके 35 साहिल जी, मैं नीलोफर जी, हमारे संविधान में रेडिकलाइजेशन की कोई जगह नहीं है, लेकिन अब माहौल इतना ज्यादा ध्रुवीकरण वाला हो चुका है, पोलराइजेशन वाला, क्या कहेंगे? देखिए, इस पोलराइजेशन या रेडिकलाइजेशन की वजह से ही जो हमारा देश है इसके दो हिस्से हो गए 1947 में। आप तो जानते हैं एक हवा जो उस वक्त चली थी जिस वजह से मुसलमान जो मैक्सिमम कुछ यहाँ पर रहे और कुछ उन्होंने अलग से एक देश बना दिया। तो इस माहौल को इतना बढ़ावा नहीं देना है जहां पर कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिले उन लोगों को, उन अनसरों को जो चाहते हैं कि जो हमारा मुल्क, देश जो है इसके कहीं ना कहीं हिस्से हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हमारे मुल्क के खिलाफ, और हम लोग जो है, हम पर जिम्मेदारी आयद होती है इंडिविजुअल लेवल पर भी, पार्टीज के लेवल पर भी, और हर सतह पर, हर दिशा में हमारी ये जिम्मेदारी आयद हो है कि ऐसे लोगों को जो ताक में रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस देश को, इस हिंदुस्तान को जो है निशाना बनाए ग्लोबली या जमीनी सतह पर, स्टेट लेवल पर। तो मुझे लगता है कि हम हर एक को, चाहे वो विधायक है, चाहे वो कोई सिटीजन है जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उसको ये पोलराइजेशन के खिलाफ, इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और कटाक्ष करना चाहिए उन लोगों पर कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं। आप खुद जानते हैं 2012 में जब मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसी सेक्युलरिज्म को नहीं जानता हूं, बल्कि मेरे सामने जो सेक्युलरिज्म है दैट इज इंडिया फर्स्ट। तो जब हमारे देश का नाम पहले आता है वहां पर इरेस्पेक्टिव, अभी इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के बारे में, इन्होंने कहा वर्शिप एक्ट के बारे में, आप यहाँ पर बीजेपी के हमारे माननीय उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए जब वक्फ एक्ट आया था वो ब्रिटिश दौर में आया जब 1913 था, उसके बाद जो फर्स्ट एक्ट बोर्ड यहाँ पर बना 1923 में बना, तब तो ये आप जो हमारा ये वर्शिप का एक्ट है, दूसरा एक्ट है, वो आया नहीं था। 1923 में वो फुल फ्लेज्ड एक लेजिस्लेशन आई हुई थी। तो वो लेजिस्लेशन जो हमारे देश के बनने से पहले आई हुई थी, आज आप उसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तबका मुसलमानों का आ जाता है। वर्शिप एक्ट जो है ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर एक वो भाईचारा जो है वो बना रहे, उसको भी कटाक्ष करना, यहाँ पर हर एक मस्जिद को खोदना, हर एक मस्जिद की जमीन को खोदना और फिर कोशिश करना वहां पर कि मंदिर है कि नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? किसके हुकूमत में ये चीजें हो रही हैं? वो तो आप लोग ही हैं जो ये कर रहे हैं। तो इस चीज को बढ़ावा कौन दे रहा है? एक ही को, चाहे वो बीफ की कंट्रोवर्सी थी, चाहे वो पर्दे की कंट्रोवर्सी थी, चाहे वो मेंटेनेंस को लेकर, हलाला को लेकर, जितनी भी कंट्रोवर्सियां थी, क्या ये खिलाफ, एक ही के खिलाफ नहीं थी? आप इनसे पूछ लीजिए, बैठे हुए हैं आप। तो आप एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया आपने क्या किया? क्या आप लोगों ने उन चीजों का समर्थन नहीं किया कि आज हम उस जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाए, क्रिश्चियनों को टारगेट किया जाता है, सिख बरादरी को टारगेट किया जाता है। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, कल जैन समाज के लोगों के ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया है मध्य प्रदेश में। ये देखिए, मैं चाहूंगा कि दिखाऊंगा, कल ये जैन समाज के लोगों के पीछे भी पड़ गए हैं। ये हर समाज के लोगों के पीछे हैं। ये नफरत इसी तरह से जो है समाज में पनपाते हैं ताकि उसके बाद जो है वोटों की फसल काटी जाए। तारिक साहब, ये जो पोलराइजेशन या रेडिकलाइजेशन सियासत में ज्यादा आ गई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये किसी भी तो मुल्क के हित में नहीं होता है या किसी के भी हित में नहीं होता है। मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है, जो हमारे हमसाया मुल्क है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां इलेक्शन के वक्त एक
मैनिफेस्टो बनता है, लेकिन मैनिफेस्टो वो हमारे मुल्क की तरह नहीं बनता है। हमारे जो सियासतदान है या उस तरह नहीं बनता है जो उनके मुंह में आए तो लगा दो, जिससे लोग संभले तो उन्हीं की तरफ लगा दो। वहां एक बाज़ाब्ता एक तहकीकाती टीम, एक जायजा कमेटी बनती है, वो मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो फिर जानकार जो मुल्क को चलाते थे उनके पास जाते हैं और उनसे डिस्कस करने के बाद उनको जो इंपॉर्टेंस दिखाते हैं और इसमें पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या मुल्क में ये पॉसिबिलिटीज है कि मैं ये मैनिफेस्टो आगे पेश करूंगा इलेक्शन में। जब इलेक्शन में मैनिफेस्टो पास होता है तो इलेक्शन के नाम उसी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन होता है और उसी पे जीत हार होती है, और जब तक उनकी हुकूमत रहती है जीतने वालों तो अपने मैनिफेस्टो पे रहती है। यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम यह है कि हम सियासत के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे मजहब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बुधवार हो, सब। आज आइन की बात है और आज आइन पे बात चल रही है, जो आज का डिस्कशन है। मुल्क बहुत बड़ा है, मुल्क में बहुत सारे मसाइल है, तंजीम में बहुत ज्यादा है, हर तंजीम पे मसाइल बहुत ज्यादा है, सब हर एक को हम सम अप नहीं कर सकते। लेकिन आज के जो आइनी मामला जो हमने आज जो अभियान दोनों तरफ से चल रहा है, वहां से भी और यहाँ से भी, इसके बारे में एक चीज मैं बता दूं जो मुझे लगता है कि परसों मैंने एक सोशल मीडिया पे एक कश्मीर में एक ट्वीट पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि हमारे 6 मोहल्लों की मस्जिद के एक मोहल्ले में 6 मस्जिदों में आपस में इत्तेहाद हो गया है। ये चाहे आप मंदिर समझ लीजिए, चाहे गुरुद्वारा समझ लीजिए, कि एक मोहल्ले में 6 मस्जिदों का तो पहले काम ही नहीं है, मस्जिद के एक है। तो ये जो आइन की बात है, इसी तरह आइन का कोई खतरा नहीं, आइन अपने तरीके से चल रहा है, आइन के अपने एक्सपर्ट हैं, आइन का एक इदारा है बहुत बड़ा, क्योंकि बस में है ना इसके बस में। हाँ, अमेंडमेंट करने के लिए ये अपनी अपनी कोशिशें जारी रखें, और ये पूरे मुल्क ने देखा है, अगर कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में आइन के साथ कोई छेड़खानी की है तो शायद उनको सजा मिली है। अगर भाजपाई कोई छेड़खानी कर रहा है तो उनको अपने मुल्क में अपने लोग सजा देंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा, कोई इलिटरेट नहीं है, सिर्फ सियासतदान या पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आइन को समझते हैं, जो अपने हुकूक को समझते हैं, जो अपने मजहब तक को समझते हैं। ना हमें किसी मुल्ला की जरूरत है, ना किसी बाबा की जरूरत है इस पे कि हमें नया समझाए, सब समझते हैं। लेकिन इनको ये आजादी है कि ये बात जिस पे चाहे करें, लेकिन फैसले के वक्त ये समझे कि अगर आज फैसला हुआ कि लोगों ने उस बात पे फैसला दिया जो तुमने माजी में किया है। चलिए जी राकेश जी, संविधान गौरव अभियान की क्या जरूरत पड़ी? आपको लगा कि आपके नेताओं ने जो बयान दिए थे उसका नुकसान लोकसभा चुनावों में हुआ? लोकसभा 400 पार संविधान, बिल्कुल 400 पार हर एक राजनीतिक दल जो है ये हमेशा प्रयास करता है कि वो सबसे ज़्यादा, जब भी वो चुनाव की प्रक्रिया जो है उसमें जाए तो वो सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास करे। इसलिए हमने 400 पार का नारा दिया। इसमें कोई, मुझे लगता है कि कोई दो राय है भी नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम टारगेट लेकर चलते हैं। एक बात हो गई। दूसरा, आपने कहा कि उसका नुकसान जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में हुआ। जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री जी की उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर चलाने का प्रयास किया गया इलेक्शन के समय में, और उसका नतीजा ये हुआ। और उसके बाद आपने अभी देखा होगा कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा नहीं, जिसको अभी साहिल भी बोल रहे थे कि जी अमित शाह जी को खुद आना पड़ा ये देकर, तो उन्होंने, ये अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जो बात मैंने कही नहीं उसके लिए माफी किस लिए मांगी जाए। उन्होंने जो बात कही, अगर वो उसमें कुछ गलती होती तो वो जरूर इस बात के लिए क्षमा याचना करते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात, तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि दिल्ली और उसके बाद बाकी जगहों पे चुनाव जो है वो आ रहे थे। तीसरा, अभी यहाँ संविधान की बहुत ज्यादा दुहाई दी जा रही है। अभी नीलोफर भी इसी पर अपना गुणगान कर रही थी। राकेश जी, समय नहीं, 1 मिनट में आपको विनोद जी देखिए, 1 मिनट में 1 मिनट से ज्यादा नहीं, इस देश में जो है 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 75% जो मूल निवासी हैं वो डरे हुए हैं। ये जो दलित विरोधी लोग, पिछड़ा विरोधी लोग, महिला विरोधी लोग, संविधान विरोधी लोग जो इस समय इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उससे जो है ओबीसी में पिछड़ा, ओबीसी कितने प्रधानमंत्री दिया आपने? उनके मन में डर है। कितने प्रधानमंत्री दिए ओबीसी? बात कर रहे हैं, कितने प्रधानमंत्री दिए ओबीसी? कितने प्रधानमंत्री दिए ओबीसी? कितने प्रधानमंत्री? आज सभाओं में आपके राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता, आपकी सभाओं में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता, आपकी सभाओं में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता। अरे छोड़िए, आपकी सभाओं में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता, धर्म इजाजत नहीं देता, एक पर्टिकुलर सत्य को अवधि करने पर रुके हुए हैं। तुष्टिकरण की राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो नीलोफर जी, आपका भी हमारी डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आप बड़े रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत।